हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हैप्पी बसंत पंचमी आप सभी को। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। शेखर जी बिना और सवाल किए सारे पेपर्स पर साइन कर देते हैं, जिस पर मृत्युंजय कहता है वेरी गुड ससुर जी। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर मुंह बनाता है। मृत्युंजय सारे पेपर्स पर साइन होने के बाद महक से बोला, मैंने पापा के लिए नर्स अपॉइंटमेंट कर दिया है, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महक मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है, मैं सारंग विला चलूँगी। मृत्युंजय राघव की तरफ देखते हुए बोला, डेविड कहाँ है? राघव मृत्युंजय के सवाल पर हल्का सा शर्मा जाता है, जिसे देख मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके कहता है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हो? सभी लोग हैरानी से राघव की तरफ देखने लगता है। राघव सबकी नज़रों के महसूस करते हुए बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं और मैं उस सफ़ेद बाल वाले बुढ़े को पसंद नहीं करता। उसकी हरकतें याद आ जाती हैं। वैशाली राघव की बात सुनकर बोली, तो तुम्हारा गाल टमाटर की तरह लाल काहे हो गया है? राघव वैशाली के सवाल का जवाब देते हुए बोला, मुझे सिकनेस महसूस हो रही है और डेविड किसी का इन्फॉर्मेशन निकालने गया है। वैशाली राघव की बात पर हंसते हुए बोली, क्या बात है, वो तो बिल्कुल गूगल माफिक हो गया है। मृत्युंजय सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, मैं शाम को महक को लेने आऊँगा, अभी मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, तब तक यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना। इतना कहकर मृत्युंजय वार्ड से बाहर चला जाता है और राघव भी उसके पीछे पीछे भागते हुए चला आता है। वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोली, हम शाम को महक दीदी के साथ सारंग विला आ जाएंगे, तुम जाओ अपने काम पर। अमृत वैशाली की बात पर बोला, लेकिन तुम तो मेरे साथ ऑफिस जाना चाहती थी। वैशाली आंखें छोटी करके बोली, हमारा मन परिवर्तन हो गया, तुमको कोई दिक्कत है क्या? अमृत एक गहरी सांस लेकर वार्ड से बाहर चला जाता है। वैशाली फिर से महक से बातें करते हुए बैठ जाती है। कौशिक विला फलक अपने ट्रिप से आज वापस आई थी और सीधा कौशिक विला आ गई थी। फलक हॉल में आकर बैठ जाती है और आवाज़ लगाते हुए कहती है, रुद्रा कहाँ हो तुम? रुद्रा के पिता अभिलाष आकर फलक को देखते हुए बोले, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? फलक अभिलाषा जी को देखते हुए बोली, अंकल थानेदार की तरह सवाल करना बंद करो, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी ला कर दे दीजिए, फिर मैं आपको इत्मीनान से बताऊंगी। अभिलाष जी पानी लाकर फलक को देते हैं। फलक एक ही सांस में पूरा गिलास खाली गिलास कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए कहती है, ये इस घर की होने वाली लेडी बॉस हूँ और आपकी मैडम। अभिलाष जी फलक की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोले, मैडम और तुमसे किसने कहा कि तुम इस घर की होने वाली लेडी बॉस हो? फलक खड़ी होकर बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं रुद्रा की गर्लफ्रेंड हूँ। रुद्रा मुझसे शादी करेगा, उसने खुद कहा है, नहीं करेगा तो जाकर थाने में रपट लिखवाऊंगी उसके नाम पर। अभिलाष जी फलक की बात पर आंखें बड़ी करके बोले, FIR दर्ज करोगी रुद्रा के नाम पर? तुम्हें पता है रुद्रा कौन है? फलक रुद्रा को इमेजिन करते हुए
मुस्कुरा कर बोली, बड़ा हॉट आदमी है, मेरा दिल एक ही बार में जीत लिया उसने। अभिलाष जी फलक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, लगता है काफ़ी अच्छे से जानती हो रुद्रा को। फलक अभिलाष जी की बात पर मुस्कुराते हुए बोले, जानते? अरे हम तो उसकी परछाई को भी पहचानते हैं। आपको पता है, अगर एक बार उसके मम्मी पापा मुझको मिल गए ना, तो सामने खड़ा करके पूछूंगी कि बता दीजिए क्या खाकर पैदा किया है आपके बेटे को। मैं भी वही खाऊंगी जब मैं प्रेग्नेंट रहूंगी, ताकि मेरा भी बच्चा वैसा ही खूबसूरत पैदा हो। अभिलाष जी अपना सिर हिलाते हुए बोले, बादाम और ड्राई फ्रूट काफ़ी खाए थे उसकी मम्मी ने, और हमेशा मेरा दिमाग भी खाती रहती थी। फलक अपना सिर हिलाते हुए बोली, अच्छा, लेकिन एक मिनट, रुद्रा मम्मी का काहे खराब करेगी? आपको यहाँ के बेनेट हो ना। चार्ली और रुद्रा जो कि बाहर गए हुए थे, अंदर आते हैं। कहीं चार्ली फलक की बात सुनकर उसकी तरफ आते हुए बोला, ओह हेलो अक्ल की अंधी औरत, इस घर के मालिक को यहाँ का नौकर बना रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? फलक पलट कर चार्ली को घूरते हुए बोली, तुम अक्ल के अंधे, तुम्हारा दिमाग खराब, तुम गधे, भैंसे, कुत्ते, सब कुछ तुम मुझे अक्ल के अंधे कह रहे हो। अभिलाष उन दोनों के झगड़े को इग्नोर कर रुद्रा से बोले, रुद्रा क्या हो रहा है ये? तुम यहाँ पर बिजनेस संभालने के लिए आए हो या फिर आशिकी लड़ाने के लिए? रुद्र फलक के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ अभिलाष जी के सामने आकर बोला, डैडा, इसका नाम फलक अवस्थी है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अभिलाष जी अपना सिर हिलाते हुए बोले, समझ आ रहा है मुझे, लेकिन एक बात बताओ, ये सब हुआ कब और तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? चार्ली अभिलाष जी की बात पर बोला, अरे अंकल, भैया ने इसलिए नहीं बताया काहे कि वो आपको सीधा दादाजी बनाना चाहते थे। रुद्रा चार्ली को घूरते हुए बोला, अपना मुंह बंद करके रखो, बकवास करना बंद करो। रुद्रा की बात पर चार्ली मुंह बनाते हुए बोला, हमरे सामने चूमने में शर्म नहीं आई और अब बच्चों की बात कर रहे हो, तुमको शर्म आ रही है। रुद्रा चार्ली की बातों को इग्नोर कर अभिलाष जी से बोला, डैडा, फलक शैलेंद्र अवस्थी की बेटी है। अभिलाष जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वो एक नज़र फलक को देखने के बाद कहते हैं, ओह, शैलेंद्र अवस्थी की बेटी है। फलक अभिलाष जी के बदले एक्सप्रेशन को देखते हुए बोली, क्यों, मेरे पापा के नाम में कोई खराबी है क्या? अभिलाष जी फलक की बात पर बोले, नहीं, तुम्हारे पापा के नाम में कोई खराबी नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाप में ज़रूर खराबी है। फलक अभिलाष जी की बात पर बोली, देखिए अंकल, मैंने आपसे तमीज़ से बात की, आप मेरे पापा के बारे में इस तरीके से बुराई नहीं कर सकते। रुद्र फलक के हाथ को पकड़ते हुए बोला, फलक शांत रहो। फलक रुद्रा की तरफ देखते हुए बोली, क्यों शांत रहूं? तुमको नज़र नहीं आ रहा तुम्हारे पापा क्या कह रहे हैं? मेरे पापा में खराबी है? तुम पूछो ना क्या खराबी है, मुझे भी जानना है। अभिलाष जी फलक की बात पर बोले, तुम्हारे पापा एक दलाल है, दोगला है वो। फलक अपनी मुट्ठी मजबूती से कसकर रुद्र के हाथ को झटक कर अभिलाष जी से बोली, दलाल कौन नहीं अंकल, आप भी तो दलाल हो।
हर बिजनेसमैन दलाल होता है और दोगलपंथी की बात तो आप ना ही करें, बेहतर होगा, वरना इन्फॉर्मेशन निकालने में बहुत ही स्मार्ट हूँ मैं। रुद्रा फलक को घूरते हुए बोला, मेरे पापा से सॉरी कहो। फलक रुद्रा की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोली, तमीज से बात कर रहे थे ना हम उनसे। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पापा को दोगला और दलाल कहने की। तुम्हारे पापा कुछ कहे तो उनकी जुबान से फूल बरस रहे हैं और हम कुछ कहें तो हम उनको सॉरी कहें। घंटा निकलो यहाँ से। रुद्रा अपनी मुट्ठी कसकर बोला, तुम हद पार कर रही हो फलक, छोटी सी बात को बड़ा कर रही हो। फलक अपने माथे को सहलाते हुए चार्ली से बोली, नींबू पानी लेकर आओ यार, पूरा दिमाग खराब हो गया मेरा। चार्ली तुरंत किचन की तरफ चला जाता है। रुद्रा फलक के पास आने लगता है तो फलक कहती है, दूर रहो, अभी बिल्कुल मूड में नहीं है। बता रहे हैं अविनाश जी रुद्रा से बोले, तुम्हारा इस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता। रुद्रा अविनाश जी की बात पर बोला, डैड यार पहले पूरी बात तो सुन लिया कीजिए, आप हमेशा रिएक्ट करते हो। फलक रुद्रा को सोफे पर ढकेल कर अविनाश जी के सामने आकर बोली, आप बताओ मुझे क्या किया मेरे पापा ने आपके साथ। आपकी बहन चुराई है उन्होंने। अविनाश जी फलक की बात पर व्यंग भरी हंसी के साथ बोले, क्या तुम्हें सच में नहीं पता तुम्हारा बाप कैसा है। फलक अपना सिर हिलाते हुए बोली, हमको अच्छे से पता है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। बाकी कैसे हैं ये तो नहीं पता, इसलिए पूछ रही हूँ, आप भी बता दीजिए। अविनाश जी फलक की बात पर बोले, रुद्रा की माँ की जान ली है उसने। फलक हैरानी से अविनाश जी की तरफ देखने लगती हैं और रुद्रा की तरफ देखती है जिसके चेहरे के भाव कठोर हो गए थे। अविनाश जी के ये कहने पर कि फलक के पिता शैलेंद्र अवस्थी ने रुद्रा की माँ को मार डाला, माँ फलक फटी आंखों से उनकी तरफ देख रही थी। फलक अभिलाषा जी के बातों को इग्नोर कर रुद्रा के सामने आकर बोली, रुद्रा तुम बताओ, तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं ना। हमारे पापा ऐसा नहीं कर सकते ना। चार्ली लेमोनेड बना लाकर फलक के सामने कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए बोला, तुम्हारा नींबू पानी। फलक चार्ली की तरफ देखते हुए बोली, चार्ली तुम बताओ, मेरे पापा का कोई हाथ नहीं है ना। चार्ली फलक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम पहले शांत हो जाओ। फलक चार्ली के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए बोली, अरे मैं कैसे शांत हो सकती हूँ। बेवजह बेबुनियाद का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मेरे पापा पर। रुद्रा फलक की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा और मेरा मिलना एक कोइंसिडेंस था, लेकिन मेरा तुम्हें प्रपोज करना कोइंसिडेंस नहीं था। तुम्हारे बाप की बर्बादी के लिए मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। फलक हैरानी से रुद्रा की तरफ देखते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो। रुद्रा फलक के एक्सप्रेशन को देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, हो मुझे महक अवस्थी से प्यार हुआ था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे और महक के कोई कनेक्शन है। फलक इरिटेशन में चिल्लाकर बोली, हमको आधा अधूरी बात सुनना पसंद नहीं है, इसलिए जो भी बात है सपाट लहजे में सीधा सीधा पॉइंट पर आकर कहो। रुद्रा फलक की बात पर बोला, तुम्हारे पापा ने मेरी मॉम को हैरस करने की कोशिश की थी, जिसके चलते मेरी माँ पहले सदमे में गई, फिर उनकी मौत हो गई।
फलक रुद्रा की बात पर उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से से बोली, मेरे पापा ऐसा घटिया काम कभी नहीं कर सकते। फालतू इल्जाम लगाना बंद कर। रुद्रा फलक के हाथ से अपने कॉलर को छुड़ाकर बोला, तुम्हारे बाप को उसके लिए किए की सज़ा बहुत अच्छे से मिलेगी और बेवजह इल्ज़ाम लगाना मेरी फितरत में नहीं है। फलक की आंखों में आंसुओं को साफ करते हुए बोली, इसका मतलब जो कुछ भी हमारे बीच रिश्ते के लिए जुड़ रहा था सब नाटक था। रुद्रा फलक की तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, तुम गलत सोच रही हो। फलक अपने कदम पीछे लेकर रोते हुए बोली, तुमने मेरी फीलिंग के साथ खेला, मेरे पापा को चोट पहुंचाने के लिए। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम बहुत गंदे हो रुद्र। आई हेट यू। रुद्रा फलक को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, फलक ट्राई टू अंडरस्टैंड। यार पहले पूरी बात तो सुन लो। फलक अभिलाषा जी के सामने जाकर बोली, मैं साबित करके रहूंगी मेरे पापा कभी गलत हो ही नहीं सकते। हाँ वो सख्त है, अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं, लेकिन किसी और की बेइज्जती वो कभी नहीं कर सकते। अभिलाष जी फलक की बात पर अपना सिर हिलाकर बोले, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे सबूत का, लेकिन मैं तुम्हारी परछाई में भी अपनी फैमिली में नहीं पड़ने देना चाहता, इसलिए मेरे बेटे की ज़िंदगी से चली जाओ। फलक अभिलाष जी की बात पर बोली, अरे मुझे भी नहीं रहना ऐसे इंसान के साथ जो एक लड़की की फीलिंग से नहीं बल्कि अपने अंदर जल रहे नफरत के चलते उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। रुद्रा फलक की तरफ देखते हुए बोला, फलक रुद्रा को धक्का देकर अपना सूटकेस लेते हुए बोली, साला भाड़ में जाओ तुम। इतना कहकर फलक कौशिक विला से बाहर चली जाती हैं। चार्ली उदास भरी नज़रों से अभिलाष जी की तरफ देखते हुए बोला, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। उसमें उस बेचारी की क्या गलती? मैंने पहली बार उसको रोते हुए देखा है। अभिलाष जी चार्ली की बातों को अनसुना कर रुद्र से बोला, वापस असम चलने की तैयारी करो। बहुत कर ली तुमने यहाँ पर बिजनेस। रुद्र अभिलाष जी की बात पर बोला, मुझे फलक चाहिए डैड। अभिलाष जी हैरानी से रुद्रा को देखते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रुद्रा, जिस लड़की के बाप ने हमारी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम उसी के बेटी को हमारे घर में लाना चाहते हो। रुद्र अभिलाष जी की बात पर बोला, लेकिन डैड। अभिलाष जी रुद्र की बात को बीच में काट कर बोला, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैंने कह दिया। हम असम वापस चल रहे हैं तो चल रहे हैं। अगर तुमने दोबारा उस लड़की की तरफ मुड़ कर देखा तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। रुद्र अभिलाष जी के हाथ को पकड़ते हुए बोला, ऐसा मत कहिए, आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। अभिलाष जी रुद्र के सिर पर थपथपा कर बोले, है ना, तो चलो मेरे साथ असम। रुद्र अभिलाष जी की बात पर बस अपना सिर हिला देता है। अभिलाष जी अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। चार्ली उनके जाने के बाद रुद्रा से नाराज़गी से कहता है, हमको न तुम्हारा यही चोचला बिल्कुल नहीं पसंद। साला, अगर लड़की को हाँ कहना ही नहीं था तो लटका कर काहे रखे थे। रुद्रा चार्ली की बात पर बोला, मेरे पापा के लिए ऐसी 100 फलक कुर्बान जिन्होंने मुझे पालने के लिए आज तक किसी और की तरफ नहीं देखा, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हें लगता है कि मैं
एक लड़की के लिए अपने पापा को छोड़ दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। चार्ली रुद्रा की बात पर बोला, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात को, लेकिन फलक का क्या? तुमसे प्यार करती है वो। रुद्र सोफे पर बैठते हुए बोला, वो चंचल है, भूल जाएगी मुझे, कुछ दिन उदास रहेगी, फिर मुझे ही गाली देते हुए किसी और को डेट करेगी। चार्ली कुछ सोचकर बोला, तुम कहो तो हम डेट कर ले उसको। रुद्रा तिरछी नज़र से चार्ली को घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गई है? जाकर मीना, शबनम, सरिता से तुम्हारी शिकायत करें क्या? रुद्र के धमकी पर चार्ली ने बोला, अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे, आप तो सीरियसली ले लेते हो भैया। चलो हम नहा धोकर आते हैं, बाय। इतना कहकर चार्ली जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। रुद्रा अपना फ़ोन निकालकर लॉक स्क्रीन को देखता है, जिसमें रुद्रा और फलक की वो तस्वीर भी है जिसने दोनों जुहू बीच पर खड़े हुए थे और रुद्रा बोनट पर बैठा था और फलक उसकी गोद में बैठी सेल्फी लेते हुए मुंह बना रही थी। रुद्रा की आंखों में हल्की नमी छा जाती है और लॉक स्क्रीन को छूते हुए बंद कर देता है और एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। इधर यूनिवर्सिटी में विप्लो हॉस्पिटल में सुधांशु को सुनाने के बाद यूनिवर्सिटी में रिया से लड़ाई कर चुका था और मुंह बनाकर अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठा हुआ था। विप्लो बोनट पर बैठा कुछ सोच रहा था कि अदिति भागते हुए उसके पास आ जाती है। विप्लो अदिति के अचानक आने पर थोड़ा हड़बड़ा जाता है और वो बोनट से नीचे फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। अदिति विप्लो को इस तरीके से गिरता हुआ देखकर हैरान हो जाती है और उसे जल्दी से उठाते हुए कहती हैं, वापी तुम ठीक हो ना? तुम कैसे गिर गए? विप्लो कुछ सोचते हुए बोला, यार मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। अदिति विप्लो की बात पर बोली, टेंशन में? लेकिन क्यों? तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है जो तुम्हें टेंशन दे। विप्लो अदिति को घूरते हुए बोला, तुमसे किसने कहा कि जिसकी गर्लफ्रेंड होती है बस वही टेंशन में होता है, टेंशन लेता है क्या? दुनिया में और कोई लोग नहीं होते जिसका एक लड़का टेंशन ले सके? अदिति विप्लो की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन सीनियर कहते हैं कि मैं उन्हें हमेशा परेशान करती हूँ, इसलिए मुझे लगा तुम्हें कोई लड़की परेशान कर रहे हैं। विप्लो अपने बाजू उठाते हुए बोला, किस भूतनी डायन चुड़ैल में इतनी हिम्मत है जो मुझे विप्लो सारंग को परेशान कर सके? मैंने पूरी दुनिया को परेशान करने का ठेका लेकर रखा है, कोई और मुझे टेंशन नहीं दे सकता। पीछे से रिया आकर विप्लो के पीठ पर मारते हुए बोली, अब बस भी कर, हमेशा लंगूर की तरह गुलाटी खाता रहता है। विप्लो रिया की बात पर उसे खुद से दूर करते हुए बोला, दूर रह धोखेबाज औरत, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। तू झूठ बोलती है, झूठी मक्कार नीच। रिया विप्लो के बाल को पकड़कर खींचते हुए बोली, मैं तुम्हें औरत कहाँ से नजर आती हूँ, लकड़बग्घे? विप्लो भी रिया के बाल को पकड़कर बोला, तू झूठी है, और अगर औरत नहीं है तो क्या अपने आप को मर्द समझती है, मोटी भैंस? रिया उन दोनों को इस तरीके से झगड़ा होता हुआ देखकर अदिति उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अरे छोड़ो यार, एक दूसरे के बाल को क्यों पकड़ के खींच रहे हो? तुम लोग बच्चे नहीं हो। विप्लो अदिति की बात पर गुस्से से बोला,
देख बनी मुझे मत समझा, इस मोटी भैंस को समझा। एक तो मुझसे झूठ बोलती है और ऊपर से आकर मुझ पर ही रौब दिखाती हैं। रिया भी अदिति से बोली, देख बन्नी, मैंने इस बिन ब्रेक के गुलाटी खाते वाले बंदर से सॉरी कहा, लेकिन ये उल्टा मुझ पर ही चढ़ रहा है। विप्लव और जोर से रिया के बाल को खींचकर बोला, मोटी भैंस, तूने गुलाटी खाने वाला बंदर किसे कहा? रिया भी विप्लव के बाल को खींचते हुए बोली, और तूने मोटी भैंस किसे कहा? गुलाटी खाने वाले चिंपांजी। इसी तरह बहस होते हुए दोनों एक दूसरे के बालों को बेतहाशा खींचने लगते हैं और दर्द से चिल्लाने भी लगते हैं। कई सारे स्टूडेंट अपना फ़ोन निकालकर उन लोगों का वीडियो बनाने लगते हैं, जिस पर अदिति उन लोगों को डराते हुए कहती है, देखो, अगर तुम लोगों में से किसी ने भी वीडियो बनाया और वायरल किया ना, तो मैं सबके मुक्के मार कर दांत तोड़ दूंगी। मेरे बापी और रिया दीदी के वीडियो कोई वायरल नहीं करेगा। बॉबी विप्लव के देखते हुए 2-3 फोटो खींच अदिति से बोली, तू चाहे किसी को कुछ भी कह ले अदिति, लेकिन मैं तो इस चीखने का वीडियो वायरल करके रहूँगी। विप्लव रिया के बाल को छोड़ते हुए बोला, तुझसे बात मैं हिसाब बराबर करूँगा, पहले इस गंदी लड़की से बात करता हूँ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।